हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के, जहां सबसे पहले बताएंगे यूएई ने भारत को दिया बहुत बड़ा झटका। 87 देशों को दिया वीजा मुक्त प्रवेश, मगर लिस्ट में इंडिया का नाम है ही नहीं। बताएंगे उन 87 देशों में कौन कौन देश हैं और क्यों भारत का नाम नहीं दिया गया है इस लिस्ट में, क्यों भारत को दिया गया है यूएई की तरफ से झटका। साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक और बड़े आतंकवादी हमले की बड़ी खबर। साथ ही साथ बताएंगे ग्वादर बंदरगाह पर बलूचों के हमले से भड़क उठा है चाइना। अब अपना बयान दिया है चीन ने ग्वादर बंदरगाह पर हमले को लेकर। बताएंगे क्या कहा। साथ ही इस बार श्रीलंकाई नौसेना ने तो हद ही कर दिया दोस्तों, 32 भारतीय मछुआरों को लिया है हिरासत में। ब्रेकिंग खबर आपको बताएंगे। साथ ही बीती रात केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद विपक्ष हुआ हमलावर, किसने क्या कहा। और साथ ही साथ पेंशन पर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। इन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन और बाकी को करना होगा इंतजार। बताएंगे किन के लिए खबर है, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमेशा की तरह बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते कि भारतीय सेना भारत को आंख दिखाने वालों को करारा जवाब जरूर देगी और भारत अपना महान है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत को दिया तगड़ा झटका। 87 देशों को दिया वीजा मुक्त प्रवेश, मगर लिस्ट में इंडिया का नाम है ही नहीं। बता दें संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने अपनी वीजा छूट नीति को अपडेट किया है। नई घोषणा के मुताबिक 87 देशों यानी 87 देशों के नागरिकों को यूएई में प्रवेश के लिए प्री एंट्री वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। गल्फ न्यूज के अनुसार नए नियमों में कहा गया है कि 110 देशों के नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात में आगमन से पहले वीजा प्राप्त करना आवश्यक है। यूएई की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज यानी जीसीसी के नागरिकों को देश की यात्रा के लिए वीजा या प्रायोजन की आवश्यकता नहीं है। देश में पहुंचने के बाद वो अपने देश से प्राप्त पासपोर्ट या पहचान पत्र दिखाकर यूएई में प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल जीसीसी देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है। सरकार ने कहा है कि पात्र लोग यूएई आगमन पर 30 दिनों के लिए फ्री वीजा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 10 दिनों की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा चुनिंदा देशों के नागरिक यूएई आगमन पर 90 दिनों के लिए वीजा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे में यूएई ने जिन 87 देशों के नागरिकों को फ्री वीजा प्रवेश की अनुमति दी है दोस्तों, उन सब की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अल्बानिया, एंडोरा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन जैसे, चीन भी, कोलंबिया भी मुख्य देश के नाम हम ले रहे हैं दोस्तों, जहां फ्रांस है, जॉर्जिया है, जर्मनी है, हांगकांग, इजराइल भी, इटली, जापान, कुवैत, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ओमान, कतर है, रशिया है, सऊदी अरबिया है, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, यूक्रेन, आर्मेनिया जैसे देश हैं दोस्तों। यानी कि और भी देश हैं जो 87 है, लेकिन हमने मुख्य देशों के नाम आपको बताए हैं जिनके लिए यूएई ने वीजा फ्री किया है, लेकिन भारत का इसमें नाम नहीं है। यहाँ तक कि चीन का भी नाम है, लेकिन भारत का नाम नहीं है। आखिर यूएई ने ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्या ही वजह हो सकती है। आपको याद होगा अभी हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति भारत भी आए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में रोड शो भी किया था। तो वहीं यूएई में हिंदुओं का मंदिर भी बना, जहां पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी जी भी यूएई गए थे और इनके बीच में घनिष्ठ संबंध देखने को भी मिला। लग रहा है कि यूएई और भारत भाई है। उसके बावजूद भी दोस्तों आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि यूएई ने भारत को फ्री वीजा प्रोवाइड नहीं करवाया, भारत को यह सुविधा प्रदान क्यों नहीं करवाई। आपको जो भी लगता है दोस्तों, अपनी सुझाव आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में फिर एक बार बड़ा आत्मघाती हमले में 2 लोगों की मौत की बड़ी खबर, 22 हुए घायल। जी हाँ, पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बृहस्पतिवार को एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक लदे वाहन से सुरक्षा बलों के काफिले में शामिल गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में उस समय हुई जब सुरक्षा बलों का काफिला जिले के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर जा रहा था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आत्मघाती हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए हैं। तो वहीं जान गंवाने वाले 2 व्यक्तियों को सुरक्षा बल का जवान माना जा रहा है। ऐसे में हर तरीके से हमले को झेलते हुए शहबाज शरीफ झुकते नजर आए दोस्तों। कहा, हम नहीं चाहते किसी भी तरीके की जंग। जी हाँ, तालिबान ने दिखाई आंख तो पाकिस्तान देने लगा शांति की गुहार दुहाई। बता दें पाकिस्तान तालिबान को लेकर भी बड़े टेंशन की खबर है, जिस बीच पाकिस्तान टूटता नजर आया है। कुछ दिनों से पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पहले खुद पर आतंकी हमले का आरोप लगाते हुए पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 3 बच्चों समेत 8 की जान चली गई। जानकारी मिली है कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर फायरिंग की गई है। गुरुवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। ख्वाजा आसिफ
आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद काबुल के साथ जंग नहीं चाहता है। पाकिस्तानी सरकार का यह बयान तालिबान की धमकी के बाद आया है, जिसमें तालिबान ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को कहा कि इस्लामाबाद काबुल के साथ किसी तरह का युद्ध नहीं चाहता है। आसिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग बिल्कुल नहीं चाहते और बल प्रयोग अंतिम उपाय है। जी हाँ, इसी बीच आपको यह भी बता दें, भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच बुरा फंस गया है। ये पाकिस्तान अस्तित्व पर अब मंडराने लगा है उसके खतरा। जी हाँ, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर भारत से दुश्मनी है तो उत्तरी सीमा पर अफगानिस्तान में काबिज तालिबान हथियारों संग खड़ा है। उत्तर पूर्वी सीमा पर ईरान के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी जग जाहिर है। उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने स्वतंत्र वजीरिस्तान की मांग को लेकर पाकिस्तान के अंदर कहर बरपाया हुआ है। रही सही कसर बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पूरा कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान खुद को भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान को पता है कि उसके पड़ोसी में एक भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कभी भी आगे से उस पर हमला नहीं करेगा, आगे से उसको चोट या जख्म नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए आने वाले समय में ऐसा लग भी रहा है कि इन मार को झेलने के बाद पाकिस्तान को अकल जरूर आएगी और उसको पता चलेगा कि भारत कभी भी उसको गलत नहीं कहता था कि आतंकवाद को कम करो, आतंकवाद को अपने देश से मिटाओ, नष्ट करो, तभी हम तुमसे दोस्ती करेंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमने बहुत दर्द झेला है, बहुत अपने सैनिकों को खोया है। हमें पता है आतंकी हमलों से क्या दर्द होता है। ऐसे में शायद अब ये चीजें धीरे धीरे नहीं तेजी से पाकिस्तान को पता लगने वाली है और वो भारत के सामने आने वाले समय में हाथ जरूर फैलाएगा और घुटनों पर बैठकर कहेगा, भारत मुझे माफ कर दो। मानते कि नहीं दोस्तों? आप लोग इस बात को कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ग्वादर बंदरगाह पर बलूचों के हमले से भड़का चाइना पाकिस्तान के समर्थन का कर दिया ऐलान। CPEC का गढ़ है ये ग्वादर बंदरगाह। बता दें, चाइना ने गुरुवार को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर बलोच उग्रवादियों के हमले की निंदा की और कहा कि बीजिंग आतंकवाद से लड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा के इस्लामाबाद के प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत स्थित ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर में बुधवार को घुसने की कोशिश कर रहे 8 बलोच उग्रवादियों को ढेर तो कर दिया गया, लेकिन इसमें पाकिस्तान फौज ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अभियान में सेना के 2 जवानों की भी मौत हुई है। तो अब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि हमने खबरें देखी और हम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और हमले में पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने पर शोक प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन आतंकवाद के सभी तरीकों के खिलाफ और पाकिस्तान में राष्ट्रीय विकास तथा सामाजिक स्थिरता का पुरजोर समर्थन करता है। हम आतंकवाद से लड़ने और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता की रक्षा के पाकिस्तान के प्रयासों का पुरजोर समर्थन करते हैं। यानी कि चाइना को पता है कि अगर ग्वादर बंदरगाह पर दोबारा से अटैक हुआ या कोई बड़ा हमला हुआ तो ये पूरा का पूरा पोर्ट ही खत्म हो जाएगा और चाइना का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा चाइना का प्रोजेक्ट। और चीन ये कभी होने नहीं देगा, ना कभी होने देना चाहता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस आतंकी हमले में बलूचों के हमले पर पाकिस्तान के साथ देने का बयान दे रहा है। नेक्स्ट खबर आपको बता रहे हैं, जहां बहुत बड़ी खबर, 1 नहीं 2 नहीं, श्रीलंकाई नौसेना ने 32 भारतीय मछुआरों को लिया हिरासत में। अवैध रूप से मछली पकड़ने का लगाया उन पर गंभीर आरोप। बता दें, श्रीलंका के तलाई मन्नार तट और डेल्फ्ट उप महाद्वीप समीप समुद्री सीमा में बुधवार को कथित रूप से मछली पकड़ने को लेकर श्रीलंकाई नौसेना ने कम से कम 32 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के मामले में इस साल भारतीय मछुआरों की एक दिन में ये सर्वाधिक संख्या है। एक सरकारी बयान में ये जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार नौसेना ने तलाई मन्नार में 7 भारतीय मछुआरों को 2 नौकाओं के साथ, डेल्फ्ट उप महाद्वीप के पास 25 भारतीय मछुआरों को 3 नौकाओं के साथ पकड़ा है। यानी 7 मछुआरों को 2 नौकाओं के साथ, 25 भारतीय मछुआरों को 3 नौकाओं के साथ एक ही दिन में, यानी कुल 32 मछुआरों को 5 नौकाओं के साथ पकड़ा है। जी हाँ, बयान के मुताबिक 7 मछुआरों और उनकी 2 नौकाओं को तलाई मन्नार गोदी में लाया गया, जबकि 25 मछुआरों और उनकी 3 नौकाओं को कंकास संथुरई बंदरगाह लेकर जाया गया। इन मछुआरों और उनकी नौकाओं को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए क्रमशः मन्नार एवं मेलाडी के मात्स्यिकी निरीक्षकों को सौंपा जाएगा। जी हाँ, नौसेना ने 2024 में अब तक 23 भारतीय नौकाओं और 178 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है और उन्हें कानूनी कार्रवाई के वास्ते प्रशासन को सौंप दिया है। जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही उठता है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक भारतीय मछुआरे पकड़ाते रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इन मछुआरों के लिए भी कोई नियम बना दिया जाना चाहिए समुद्र के हिसाब से? क्यों ये मछुआरे बार बार श्रीलंका के एरिया में पहुंच जा रहे हैं या फिर गलत तरीके से इनको पकड़ा जा रहा है? कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन समुद्र में बॉर्डर का पता नहीं चलता। ये बात आप भी अच्छे से जानते ही हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इन मछुआरों को लेकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए भारत और श्रीलंका के सरकारों के बीच, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पर भारत करेगा बीजिंग किलर
K4 मिसाइल का परीक्षण, सूंघने पहुंच रहा चीनी जासूसी जहाज। बता दें, भारत ने बंगाल की खाड़ी में एरिया वार्निंग जारी किया है। ये एरिया वार्निंग लगभग 1680 किलोमीटर लंबी है। इस क्षेत्र को 3 और 4 अप्रैल के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। संभावना है कि भारत पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली परमाणु मिसाइल K4 का परीक्षण कर सकता है। इसे बीजिंग किलर मिसाइल भी कहा जाता है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड के साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। बड़ी बात यह है कि भारत के इस एरिया वार्निंग का ऐलान होते ही चीन का एक जासूसी जहाज युआन वांग 03 को हिंद महासागर की ओर आते हुए देखा गया है। यह जहाज जल्द ही मलक्का जलडमरू मध्य को पार कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। जी हाँ, चीन भारत की परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर निगाह गड़ाए हुए है। वो इस पनडुब्बी के सिग्नेचर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर एक बार किसी पनडुब्बी के सिग्नेचर को पकड़ लिया गया तो उसे दूसरी बार डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। भारत अगर K4 मिसाइल का परीक्षण करता है तो इसमें अरिहंत क्लास की 2 पनडुब्बियों से ही लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में चीनी जासूसी जहाजों के लिए पनडुब्बी को डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर आखिर भारत ने क्यों की मालदीव की तारीफ। माले पहुंचे विदेश मंत्रालय की टीम ने जमकर सराहा। क्या है बात, बता दें, भारत के विदेश मंत्रालय की एक टीम ने गुरुवार को भारतीय रियायती ऋण सुविधा के तहत हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्विकास सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ये परियोजनाएं विदेश मंत्रालय के विकास साझेदारी प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य विकासात्मक भागीदारी के जरिए मित्रता को मजबूत करना है। पिछले कई दशकों में भारत ने मालदीव को कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने में मदद किया है। विदेश मंत्रालय की टीम का नेतृत्व सूजा के मेनन कर रही है, जो विदेश मंत्रालय में DPA में संयुक्त सचिव है। इससे पहले मंगलवार को DPA टीम ने गढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुनर्विकास परियोजना सहित अन्य परियोजना स्थलों का दौरा किया। इसके बाद मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने ट्विटर पर लिखा कि चौथी भारत मालदीव लाइन ऑफ क्रेडिट समीक्षा बैठक के हिस्से के रूप में विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी के नेतृत्व वाली टीम ने हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्विकास परियोजना और भारतीय रियायती क्रेडिट लाइन के तहत कार्यान्वित 12 और केला द्वीप में जल और स्वच्छ परियोजनाओं के तहत उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, पिनाकी भट्टाचार्य कौन है जो फ्रांस में बैठ बांग्लादेश में चला रहा इंडिया आउट मूवमेंट। कितना भारत को नुकसान होगा इससे आपको बता दें। मालदीव में बीते साल राष्ट्रपति चुनाव के समय इंडिया आउट का नारा काफी चर्चा में रहा था। दरअसल इसी नारे के सहारे मोहम्मद मुइजू राष्ट्रपति चुनाव जीत गए थे। अब भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में इंडिया आउट शुरू हो गया है। बांग्लादेश में 7 जनवरी को चुनाव के बाद इंडिया आउट मूवमेंट जोर पकड़ना शुरू हुआ। इस आंदोलन को शुरुआत करने के पीछे एक चर्चित यूट्यूबर पिनाकी भट्टाचार्य है। उनके आह्वान के जवाब में कई लोकप्रिय हस्तियां इस अभियान में शामिल हुई हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई है। जी हाँ, पिनाकी भट्टाचार्य का दावा है कि भारत ने गलत तरीके से बांग्लादेश के लोगों को चुनावी अधिकार से वंचित किया है और अनुचित तरीके से मौजूदा सरकार का समर्थन कर रही है। अगली खबर बताते, भारत के साथ हमारे संबंध पहले से अधिक मजबूत। रशिया से रिश्ते पर सवाल उठा तो पेंटागन अधिकारी ने कही यह बात। जी हाँ, अमेरिका के शीर्ष रक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। आज के समय में ये संबंध पहले से बहुत अधिक मजबूत है। साथ ही अधिकारियों ने सांसदों से कहा कि रशिया के साथ संबंध होने के कारण भारत के पास कोई विकल्प है। हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के लिए सहायक रक्षा मंत्री एली एस रेटनर ने हिंद प्रशांत पर सदन की उप समिति के सदस्यों से बुधवार को कहा कि अमेरिका कई क्षेत्रों में भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और ये फैसले कहीं अधिक मजबूत होते जा रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दें, चीन को अमेरिका ने झिड़का, बेतुके और मनगढ़ंत दावों से बाज आओ चाइना, नहीं तो अंजाम होगा बुरा। जी हाँ, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, ये कहते हुए अमेरिका ने भारत का सपोर्ट किया और चाइना को खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें, अमेरिका ने कड़े शब्दों में चीन के कदम की आलोचना की और कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अमेरिका ने कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास चीन के क्षेत्रीय दावों के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल यात्रा को लेकर चीनी सेना द्वारा राज्य पर अपना दावा दोहराए जाने के कुछ दिन बाद अमेरिका की तरफ से यह बयान आया है। ऐसे में वाकई में अमेरिका लगातार भारत के प्रति बहुत प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा है। आखिर कहीं अमेरिका की चाल तो नहीं दोस्तों, क्योंकि इतने आसानी से अमेरिका की बातों पर भी भरोसा नहीं होता है। बहुत बार मतलब के लिए ही उसने भारत की तारीफें की हैं। आपको क्या लगता है, इस बार अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, चीन ने मारी बड़ी पलटी, इजरायल को धमकाया, हमास नेता से मिली जिनपिंग सरकार। जी हाँ, चीनी डिप्लोमेट कीजन वांग ने 17 मार्च को कतर में हमास प्रमुख इस्माइल हानिये से मुलाकात की। चीन के विदेश विभाग ने मंगलवार को इस बैठक को लेकर जानकारी साझा की है। 7 अक्टूबर को गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हमास और चीनी अधिकारी के बीच की ये पहली बैठक है जिसको सार्वजनिक किया गया। इस दौरान चीन ने फलस्तीन को नया देश घोषित करने की मांग की है। CNN के मुताबिक बैठक के दौरान हमास प्रमुख हानिये ने
गाजा में आक्रामकता और नरसंहार को तुरंत रोकने की वकालत पर जोर दिया। हानिये ने कहा कि इजरायली सेना को तुरंत गाजा से हट जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्र फलस्तीन राज्य की स्थापना पर भी जोर दिया है। नेक्स्ट खबर बता दें, रशिया का 44 दिन बाद फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला, की पर 31 दागी मिसाइलें। जी हाँ, रशिया ने 44 दिनों में पहली बार यूक्रेन की राजधानी की पर पहला हमला करते हुए बृहस्पतिवार तड़के 31 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी। हालांकि वायुसेना ने इन सभी मिसाइलों को मार गिराया, परंतु मलबे की चपेट में आने से एक बच्ची सहित 13 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अगली खबर बता दें, अब आप ही हमारे माई बाप। IMF को खुश करने के लिए घुटनों पर आया पाकिस्तान, फिर उठाया भीख का कटोरा। बता दें, गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य देशों से मिल रही खैरात पर जिंदा है। अब ये बात पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी मान ली है कि उनका गुजारा IMF द्वारा दिए लोन के बिना संभव नहीं है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के PM का कहना है कि उनके देश की अर्थव्यवस्था बिना IMF के सहायता के जिंदा नहीं रह सकती है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान अगले महीने वित्तीय एजेंसी से 1.1 अरब डॉलर की सहायता राशि प्राप्त करने की उम्मीद में है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये बयान IMF को खुश करने की दिशा में देखा जा सकता है। पाकिस्तानी PM ने कहा कि पाकिस्तान को 2-3 साल के IMF कार्यक्रम के साथ गहरे संरचनात्मक सुधार लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट खबर बता दें, सिख विवाह अधिनियम में संशोधन की तैयारी, 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं कर सकेंगे शादी। जी हां, पाकिस्तान को लेकर यह बड़ी खबर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि प्रांतीय सिख अधिनियम में संशोधन होंगे, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के सिख शादी करने के लिए अयोग्य होंगे। संशोधित कानून के मुताबिक विवाह गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं के अनुसार होगा। जोड़े को एक फॉर्म भरना होगा और शादी के 30 दिनों के भीतर अधिकृत रजिस्ट्रार को जमा करना होगा। साथ ही साथ बता दें अगली खबर, इंडोनेशिया में प्रबोवो सुबियांतो जीते राष्ट्रपति चुनाव, 2 पूर्व गवर्नरों ने लगाया इलेक्शन में धांधली का आरोप। जी हां, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो को राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजेता घोषित किया गया है। 2 पूर्व गवर्नर ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए नतीजों को अदालत में चुनौती देने का संकल्प जताया है। सुबियांतो पर पूर्व तानाशाही शासन में उत्पीड़न करने के आरोप लगे थे। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति के बेटे को अपना उपराष्ट्रपति बनाया है। साथ ही साथ क्या पलट जाएंगे पाकिस्तान चुनाव के नतीजे, इमरान खान ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हां, पाकिस्तान में पिछले महीने चुनाव हुए थे। कई दिनों तक चले बवाल और आरोप प्रत्यारोप के बाद PMLN और PPP ने गठबंधन कर सरकार बना ली, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी तूफान थमा नहीं है। वोटिंग में पहले नंबर पर रहे जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इमरान खान ने धांधली के आरोपों से घिरे हालिया आम चुनावों की प्रामाणिकता की जांच के लिए सेवारत न्यायाधीशों का एक न्यायिक आयोग बनाने की मांग की है। पाकिस्तान में पिछले महीने 8 फरवरी को चुनाव हुए थे। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नतीजों को हेर फेर का आरोप लगाते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जी हां, PTI के नेता और सीनियर वकील हामिद खान ने इमरान खान की तरफ से याचिका दायर की है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, UNSC की विश्वसनीयता हो रही है कम। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर बोला पाकिस्तान, वो भी भारत का रास्ता रोक कर दे रहा है नसीहत। जी हां, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपने प्रस्तावों को लागू करने के तरीकों पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान किया। इसके अलावा उसने डिमांड किया है कि लंबे समय से चले आ रहे विवादों पर प्रस्तावों को लागू किया जाए। साथ ही कहा है कि UNSC की बढ़ती चुनौतियों का जवाब देने के लिए ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेही, समावेशी और लोकतांत्रिक बनना चाहिए। अगली और अहम खबर की बात करते हैं, जहां पर गिरफ्तारी के बाद ED लॉकअप में कटी CM केजरीवाल की रात। जी हां, आज कोर्ट में होगी CM की पेशी। बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में CM अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार 9 समन भेजने के बाद ED की टीम 10वें समन के साथ गुरुवार शाम केजरीवाल के घर पहुंची थी। यहां उनके आवास पर CM से 2 घंटे की पूछताछ हुई। इस दौरान ED के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर मौजूद रहे। PMLA की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। ED के जांच अधिकारी जोगेंद्र CM केजरीवाल से पूछताछ कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक उनके घर की भी तलाशी ली गई थी। इस बीच केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। इस बीच दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज भी केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे और उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। बता दें कि कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि CM केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलेगी। इस बीच पंजाब के CM भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा की राजनीतिक टीम ED केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही BJP को रोक सकती है। सोच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, यह कहना था भगवंत मान का। अब देखना यह होगा दोस्तों कि आज सुप्रीम कोर्ट के साथ सुनवाई में क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं, क्या तुरंत जमानत मिलती है, तुरंत बाहर आते हैं केजरीवाल या फिर होगी जेल, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएगा। आपको बताते हैं कि इस गिरफ्तारी पर विपक्ष के कौन से नेता ने क्या कहा। दरअसल गिरफ्तारी
गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सीएम थे, हैं और रहेंगे। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ईडी और बीजेपी अदालतों का सम्मान नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो वे आज ही अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापा मारने नहीं आते। ये एक राजनीतिक साजिश है और वे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आए हैं। तो वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी का भी बयान आया है। राहुल गांधी ने ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है कि डरा हुआ तानाशाह मरा लोकतंत्र चाहता है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। बता दें, कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि डरा हुआ तानाशाह मरा लोकतंत्र चाहता है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया गठबंधन इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। तो वहीं कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रोज जीत का झूठा दंभ भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं करवाती। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता। सच ये है कि भाजपा आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही डर गई है और बौखलाहट में विपक्ष के लिए हर तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। वक्त है बदलाव का, अब की बार सत्ता के बाहर। ये कहना था दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। यह गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। तो वहीं आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने भी इस पर बयान दिया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए हैं, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल में ले जाने की तैयारी हो रही है। यानी कि दोस्तों, इन विपक्षियों के बयान से एक चीज तो देखने को आप महसूस कर सकते हैं कि इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं में पूरे तरीके से अब खौफ आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी चोरी कर रखी है, जबकि अगर आप चोर नहीं है तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षियों के बयान तो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे कि चोरी और सीना चोरी वाले। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर नए नारे के साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने किया नामांकन। कहा, जिनका दल नहीं उनका बल नहीं। जी हां, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सुरक्षित सीट से नामांकन किया। यहाँ बीजेपी से ओम कुमार और इंडिया गठबंधन से सपा के मनोज कुमार प्रत्याशी है। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट भी अब हॉट सीट की लिस्ट में शुमार हो गई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस सीट की चर्चाएं हो रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नगीना से पूर्व जज मनोज कुमार को उतारकर चंद्रशेखर को झटका दिया था। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, सीएपीएफ के 11 लाख जवानों की पेंशन पर बहुत बड़ा अपडेट। इन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन और बाकी को करना होगा अभी भी इंतजार। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के 11 लाख जवानों। ये अफसरों के लिए बड़ा अपडेट है। इन बलों के कुछ जवानों और अधिकारियों को एनपीएस से बाहर निकालकर उन्हें ओपीएस में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार भी इसके लिए राजी है। दूसरा मामला बाकी बचे जवानों का है। इसमें 10 लाख से अधिक जवान व अधिकारी शामिल है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। अदालत ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन कर ओपीएस लागू करने की बात कही थी। बता दें, किनको मिलेगा पुराने पेंशन का फायदा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ऐसे कार्मिक जिन्हें ज्वाइनिंग के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में शामिल कर दिया गया था, अब वे दोबारा से पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे, यानी ओपीएस का लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी हो चुके हैं। हालांकि ये केस भी सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है। खास बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार भी कुछ शर्तें पूरी करने वाले कर्मियों को ओपीएस में शामिल करने के लिए राजी हो गई है। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।